वेलकम टू क्विक स्टडी मटेरियल डेली करंट अफेयर्स की इस क्लास के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे 12 और 13 अप्रैल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे हम उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। और साथ ही साथ जितना कुछ भी आपने पहले का पढ़ा है उसको भी रिवाइज करेंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लोग इसे जरूर लाइक कीजिएगा। अपने स्टडी जो ग्रुप्स हैं, जो फ्रेंड सर्कल्स हैं, उसके अंदर इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला वाला क्वेश्चन है वो क्या होने वाला है। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कहां के सीन्स इन द स्क्वायर में शाहरुख काजोल की फिल्म के एक सीन का स्टैचू लगेगा। ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। आपको ध्यान रखना है कि लंदन के अंदर लिसेस्टर स्क्वायर एक जगह है, मतलब एक आप समझ लीजिए एक तरह का म्यूजियम, आप समझ लीजिए समझाने के पर्पज से संग्रहालय समझ लीजिए, म्यूजियम समझ लीजिए एक तरह का। तो वहां पर ना लंदन के अंदर सीन्स इन द स्क्वायर के अंदर, जो लिसेस्टर स्क्वायर के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर शाहरुख काजोल के फिल्म की एक सीन का स्टैचू लगेगा। आपको ध्यान रखना है इस, और उस मूवी का नाम ध्यान रखिएगा, कौन सी फिल्म के सीन का स्टैचू लगेगा। तो फिल्म का सीन जो है वो कौन सी मूवी की फिल्म का सीन है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पोस्टर लगाया मैंने, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। शॉर्ट में इसको DDLJ के नाम से जाना जाता है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि लंदन के सीन्स इन द स्क्वायर में दीदी जो DDLJ मूवी है, जो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस फिल्म का एक सीन है और उसी सीन का स्टैचू लगाया जाएगा इस लंदन के सीन्स इन द स्क्वायर के अंदर। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उससे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो आपकी जो मतलब जो मूवी है, ये यशराज बैनर के तले बनी हुई मूवी है, ये भी ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस जो है ये कब मनाया गया है। तो बात करें हम यहाँ पर, तो ये जो मनाया गया है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, ये मनाया गया है 11 अप्रैल को। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। 11 अप्रैल को ये दिवस मनाया गया है। यहीं पे अगर मैं बात करूं तो इस दिवस की कुछ थीम की बात कर लेते हैं कि थीम क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो इस थीम 2025 की जो थीम है वो ध्यान रखिएगा, हेल्दी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर्स। ये एफ है, ये क्या है, एफ है, ई नहीं है, एफ है, फ्यूचर्स। और अगर आपको याद हो तो ये सेम थीम जो है आपने, है ना, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया गया था, 7 अप्रैल को, WHO की स्थापना दिवस के दिन। उस दिन जो ये दिवस मनाया गया था वर्ल्ड हेल्थ डे, उसकी थीम भी सेम यही थीम थी। तो एक साथ याद करना आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा, ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये जो दिवस मनाया जाता है, ये दिवस मनाया जाता है कस्तूरबा गांधी की जयंती का प्रतीक है। ये दिवस इन्हीं की जयंती पर मनाया जाता है और इस बार 90वीं जयंती के उपलक्ष्य में इस दिवस को मनाया गया है। दरअसल जो कस्तूरबा गांधी हैं, ये आपको ध्यान रखना है गांधी जी की क्या है, पत्नी है ना। और इन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कस्तूरबा गांधी जो है वो भारत में महिलाओं और बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काफी प्रतिबद्ध थी, इसीलिए उनकी जयंती को इस राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है। किसके द्वारा मनाया जाता है, तो WRAI के द्वारा मनाया जाता है, मतलब ये शुरू किया गया था। तो व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है, 2003 में शुरू किया गया था। अच्छा, अगर हम बात करें इस दिवस का एक उद्देश्य और क्या है, तो उद्देश्य क्या है कि गर्भावस्था से पहले, यहाँ पे आप इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे, है ना, गर्भावस्था में मतलब एक महिला को आप देख पा रहे हैं। तो गर्भावस्था से पहले, गर्भावस्था के दौरान और गर्भावस्था से बाद की जो भी स्थिति है उसमें मातृ स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। ठीक है। यानी अगर मैं कहूं शॉर्ट में, तो जो मातृ मृत्यु दर है उसको कम करना इसका उद्देश्य है इस दिवस को मनाए जाने का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। उससे पहले आपको ध्यान रखना है 11 अप्रैल को एक और दिवस मनाया जाता है, विश्व पार्किंसन दिवस, है ना। वर्ल्ड पार्किंसन डे जो है ये भी 11 अप्रैल को मनाया जाता है। और पार्किंसन की बात करूं तो ये एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी होती है, स्थिति होती है जिसमें धीरे धीरे मानसिक कार्य जो है वो प्रभावित होता है। इसीलिए यहाँ पे आपको एक दिमाग का फोटो भी यहाँ पर दिख रहा होगा, तो आप समझ गए कि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है। एक और दिवस मनाया जाता है 11 अप्रैल को, और वो कौन सा है, वो है ज्योतिबा फूले की जयंती। ज्योतिबा फूले की अगर मैं बात करूं तो ये महान समाज सुधारक, बहुत ही महान समाज सुधारक थे, है ना।
और काफी हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी होगी आपके सिलेबस में होगा ये क्वेश्चन, काफी इनसे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, कुछ पीवाईक्यू की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि 11 अप्रैल 1827 में इनका जन्म होता है और 28 नवंबर 1890 में इनकी मृत्यु होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है 11 अप्रैल को इनकी जयंती मनाई जाती है ना। तो 11 अप्रैल से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है वो किसने की थी और कब की थी। तो आपको ध्यान रखना है सत्य शोधक समाज की जो स्थापना की थी वो ज्योतिबा फूले ने किया था। कब किया था? तो 1873 में किया था, महाराष्ट्र के पुणे में किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, 50 बार रेलवे, एसएससी, पीसीएस, है ना, समीक्षा अधिकारी, कई एग्जामों में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। वहीं अगर मैं बात करूं ज्योतिबा फूले जो है ना, इनकी एक बुक है, उस बुक का नाम भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इनकी एक पुस्तक है, नाम है उसका गुलामगिरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पत्नी का नाम आपको ध्यान रखना है। पत्नी का नाम आपको क्या ध्यान रखना है कि जो इनकी पत्नी है ना, वो कौन है? तो इनकी पत्नी जो है वो है सावित्रीबाई फुले। ये भी काफी इंपॉर्टेंट नाम है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सावित्रीबाई भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। ध्यान रखिएगा, भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? सावित्रीबाई फुले, जो कि ज्योतिबा फुले की क्या थी? पत्नी थी। और ये भी कई बार एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। दोनों पति पत्नी ने मिल करके, है ना, महिलाओं के कल्याण के लिए, दलितों के उत्थान के लिए बहुत काम किए हैं। ठीक है, जो पहला महिला विद्यालय था वो भी सावित्रीबाई फुले ने ही अपने पति के साथ मिलकर के खोला था, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, कहां पर? स्लोवाकिया में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। और किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? तो कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसोफर यूनिवर्सिटी जो है, इसके द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। आपको याद होगा कि अभी पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन शहर का नाम याद होगा। अभी पुर्तगाल और स्लोवाकिया पे क्या गए हैं? आधिकारिक यात्रा पर गई हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वहीं पे पुर्तगाल की जो राजधानी लिस्बन है, यहां पर भी इनको मानद नागरिक बनाया गया और साथ ही साथ एक प्रतिष्ठित अवार्ड भी दिया गया। क्या है वो? की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। की ऑफ ऑनर, जिसे क्या कहा जाता है? सम्मान की कुंजी कहा जाता है। लिस्बन शहर के की ऑफ ऑनर से भी इनको सम्मानित किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करूं तो एक बार बात करते हैं स्लोवाकिया का। कहां पर है स्लोवाकिया? स्लोवाकिया की बात करूं तो ये जो आप स्लोवाकिया देख रहे हैं छोटा सा, इसके बीच में ये जो है छोटा सा, ये है आपका स्लोवाकिया। और ये एक यूरोपीय कंट्री है। इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो पोलैंड हो गया, यूक्रेन हो गया, है ना, हंगरी, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, ये सब इसके पड़ोसी देश है। और इसकी राजधानी क्या है? ब्रातिस्लावा जो है वो इसकी राजधानी है। ब्रातिस्लावा क्या है? राजधानी है। यूरो यहाँ की करेंसी है। और पीटर पेलेग्रिनी जो है वो क्या है? राष्ट्रपति है यहाँ के। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू जो है ये स्लोवाकिया की यात्रा करने वाली दूसरी भारतीय राष्ट्रपति है। पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल शर्मा थे, 1996 में गए थे स्लोवाकिया। ऐसा ही कुछ और आपको ध्यान रखना है कि दूसरी राष्ट्रपति बनी थी पुर्तगाल में भी जाने वाली दूसरे नंबर की भारतीय राष्ट्रपति थी द्रौपदी मुर्मू। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, आईपीएल में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? आप सभी को मालूम है आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग की बात कर रहे हैं। एक घरेलू टूर्नामेंट है जो बीसीसीआई के द्वारा करवाया जाता है हर साल। और अभी अगर मैं बात करूं तो 2025 में आपको ध्यान रखना है, 2025 में कौन सा संस्करण चल रहा है? तो 18वां संस्करण चल रहा है आईपीएल का। ठीक है, ये कब शुरू हुआ है? तो 22 मार्च को शुरू हुआ है और फाइनल कब होगा? 25 मई तक चलने वाला है ये आपका टूर्नामेंट। ठीक है, इस दौरान 74 मैच खेले जाएंगे, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। संस्करण जरूर ध्यान रखिएगा कौन सा संस्करण है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और आईपीएल में जो भी विजेता होगा, है ना, सबसे ज्यादा रन किसने लगाए, सबसे ज्यादा विकेट किसने हासिल किया है, ये सारी चीजें जब खत्म हो जाएगा तब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। अभी फिलहाल आप ध्यान रखिए कि 18वां संस्करण है आईपीएल का और इसमें 1000 बाउंड्री का मतलब चौके और छक्के दोनों शामिल हैं। लगाने वाले जो पहले खिलाड़ी बने हैं, आप इमेज में देख करके समझ गए होंगे कौन है? विराट कोहली। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। विराट कोहली की बात करें तो अभी लास्ट 2 दिन पहले मैंने
आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि T20 यानी जो 20 ओवर का क्रिकेट मैच होता है, T20 में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने। ध्यान के पहले भारतीय की बात कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे तो क्रिस गेल का नाम पहले आएगा। तो यहां पर आपको दो चीजें ध्यान रखनी, एक ये कि आईपीएल में 1000 बाउंड्री यानी चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो विराट कोहली, और 13,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो भी विराट कोहली। दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल पिछले 2-3 साल से ना आप लोगों ने काफी पढ़ा होगा 3D प्रिंटेड, 3D प्रिंटेड, 3D प्रिंटेड मंदिर, 3D प्रिंटेड मस्जिद, रेलवे स्टेशन, स्कूल, डाकघर, पोस्ट ऑफिस, घर, ऐसे बहुत सी चीजें आप लोगों ने पिछले 2-3 सालों में पढ़ा होगा, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। 3D प्रिंटेड का मतलब क्या होता है, जैसे इसमें क्या होता है, जो भी ढांचा होता है ना, वो बना बनाया एक जो प्रिंटेड मशीन होती है ना, बड़ी बड़ी प्रिंटेड मशीन होती है, उससे बना बनाया ढांचा निकाल दिया जाता है ना। पिलर निकाल दिया जाएगा, जो वॉल होती है वो निकाल दी जाती है, बस इसको क्या करना होता है, सीधा खड़ा किया और अटैच करके और वो घर बना दिया, वो स्कूल बना दिया। तो इसमें समय कम लगता है, क्या लगता है, समय कम लगता है, क्योंकि इसके अंदर एक एक ईंट को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अंदर सीधा पिलर उठाया, सीधा दीवार उठाया, सीधा ब्लॉक उठाया और हमने इसको क्या किया, खड़ा कर दिया। तो समय की बचत होती है इसके अंदर, ये चीज आपको ध्यान रखना। इसी को बोलते हैं 3D जो प्रिंटेड टेक्निक बोला जाता है। तो अभी दुनिया का पहला है, तो आप समझ गए होंगे काफी इंपॉर्टेंट है। 3D प्रिंटेड जो रेलवे स्टेशन बनाया है वो बनाया है जापान ने। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। यहां पे हम बात कर रहे हैं दुनिया का पहला, तो काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हम बात करेंगे थोड़ा सा यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि पहले तो ये कि वेस्ट जापान रेलवे कंपनी ने बनाया है। कहां पर बनाया है, तो अरीदा शहर में बनाया है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मात्र 6 घंटे में इसको तैयार किया, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड समय है, ठीक है। और इस रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है, तो हत्सुशिमा रेलवे स्टेशन। क्या नाम है, हत्सुशिमा स्टेशन, हत्सुशिमा स्टेशन नाम आपको ध्यान रखना है। और ये जो इमेज देख रहे हैं, ये वही रेलवे स्टेशन का इमेज है जो बनाया गया है 3D प्रिंटेड की सहायता से मात्र 6 घंटे के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं यहां पर 3D प्रिंटेड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो दुनिया में पहला है और साथ ही साथ जो भारत में पहला है, उन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निकलते हैं उनकी बात करते हैं, है ना, जो भी आपने करंट अफेयर्स में पढ़े हैं। देखिए, पहले बात करते हैं दुनिया की। ये सारे पॉइंट दुनिया के हैं और ये सारे पॉइंट भारत के हैं, जो एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद की बात की जाए तो जेद्दा, जो कि सऊदी अरब में है ना। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा की बात करें, जैसे पानी वाली जो जहाज होती है ना, तो वैसी छोटी सी पानी वाली जहाज होगी जो इलेक्ट्रिक यानी सौर ऊर्जा से या इलेक्ट्रिक तरीके से चलने वाली है, उसी को हम एब्रा बोलते हैं। एक तरह से पानी वाली जहाज समझ लीजिएगा आप, एब्रा का मतलब। तो दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का जो परीक्षण किया गया वो कहां पर, यूएई के अंदर, दुबई जो है वहां पर किया गया है। तो दुबई आपको ध्यान रखना, देश का नाम यूएई ध्यान रखिएगा। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट, यहां पर ध्यान रखिए, ये 3D प्रिंटेड रॉकेट की बात करें अगर हम, तो रॉकेट का नाम क्या है, टेरन 1 रिलेटिविटी स्पेस, जो कि कहां की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, इसने बनाया है, ठीक है। और वहीं में पूछा जाए दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, तो ये अग्निकुल कॉस्मोस ने बनाया है, ठीक है, दोनों में अंतर है, रॉकेट और रॉकेट इंजन। वहीं पे इंडिया की बात करें तो भारत का 3D प्रिंटेड स्कूल अभी कुछ महीने पहले बना है, कहां पर, तो आपको ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर की बात करें तो तेलंगाना में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस की बात करें तो आईआईटी मद्रास के अंदर एक छोटा सा कमरा बनाया गया था। फिर भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर या पोस्ट ऑफिस की बात करूं तो बेंगलोर आपको ध्यान रखना है, कर्नाटक की राजधानी में। वहीं पे भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया, जो मनुष्य की आंख होती है उसके अंदर जो कॉर्निया होता है उसकी बात कर रहे हैं, ये आईआईटी हैदराबाद ने इसको विकसित किया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट 3D प्रिंटेड से रिलेटेड आपके दुनिया और भारत के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की दूध सहकारी संस्था, जिसका नाम क्या है, मिल्क फेड, इसने ना अपने वेरका ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए वीरा शुभंकर लॉन्च किया है। तो अगर आपको ध्यान हो यहां पर, तो ये जो वीरा शुभंकर है, शुभंकर क्या होता है, किसी भी चीज को प्रचार प्रसार के लिए, आप समझिए उस किसी मतलब किसी इंसान का या किसी पक्षी का जो मतलब हम ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे जैसे इंसान बनाते हैं ना, वैसे ही उसको समझ लीजिए बनाया जाए तो वो हमारा शुभंकर हो जाता है या मस्कट हो जाता है। एक तरह से आप समझिए कि ब्रांड एम्बेसडर। तो यहाँ पे ये जो छोटे से बच्चे को देख रहे हैं ना, ये
आपको दिख रहा है यहाँ पे ये हाथ जोड़ के खड़ा है, ये आगे छोटा सा बच्चा और पगड़ी पहन रखी सिखों वाली। आप समझ गए होंगे, इस पिक्चर को देख करके समझ गए होंगे हम पंजाब की बात कर रहे हैं। पीछे सभी लोग पंजाबी दिख रहे हैं। तो ये जो वीरा शुभंकर लॉन्च किया गया है, ये कहां पर? पंजाब में लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। और वेरका जो दूध की कंपनी है, जो वेरका ब्रांड है, उसको बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूं, तो जब कभी भी आप ना पार्ले जी बिस्किट का पैकेट खरीदते होंगे, तो उस पे एक छोटी सी बच्ची का फोटो देखते होंगे, है ना? ऐसे हाथ में 5 उंगलियां लिए छोटी सी बच्ची होती है। तो वो क्या है? वो एक तरह से पार्ले ब्रांड का शुभंकर ही है, मस्कट ही है एक तरह से। अगर आप देखें तो वो क्या कर रहे हैं, उसकी वजह से पार्ले की क्या हुई? ब्रांडिंग हुई। ऐसे ही अगर आप देखेंगे, अमूल दूध के पैकेट के ऊपर भी ना एक छोटी सी बच्ची दिखती है ना? स्कर्ट पहने हुए छोटी सी बच्ची दिखती है। तो वो क्या कर रही है? वो अमूल के ब्रांड का प्रचार कर रही है। अगर आपको मैं बताऊं, मैं पार्ले अगर बिस्किट के ऊपर ना भी लिखूं, अगर लेकिन आप उस बिस्किट के पैकेट और इस बच्चे को देख करके समझ जाएंगे कि ये पार्ले कंपनी के बिस्किट है, ये पार्ले जी है। ऐसे ही अमूल की बच्ची देख करके आप समझ जाएंगे अमूल। ऐसे ही एक निरमा सर्फ का पैकेट आया करता था ना, निरमा, निरमा के ऊपर भी एक बच्ची रहती थी। वैसे ही आपको ध्यान रखना, जो वेरका जो ब्रांड है, इसके ऊपर भी आपको ये वीरा शुभंकर देखने को मिलेगा। ये वीरा जो छोटा सा बच्चा है ना? वीरा को हिंदी में बोलते हैं भाई, है ना? पंजाबी में भाई को वीरा बोला जाता है। तो ये छोटा सा बच्चा जो है, ये शुभंकर का काम करेगा, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार, तो राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राजेश उन्नी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। राजेश उन्नी कौन है? तो सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक है राजेश उन्नी, इन्हीं को सम्मानित किया गया है। और किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? तो डीजीएस द्वारा सम्मानित किया गया है। डीजीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग। अगर मैं बात करूं यहां पर, तो एक चीज समझिएगा, ये जो पुरस्कार दिया गया है, ये पुरस्कार मुंबई में 5 अप्रैल को दिया गया है। कब? 5 अप्रैल को। अब एक चीज समझिए, 5 अप्रैल को क्यों दिया गया? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाते हैं हम? राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है वो हम 5 अप्रैल को मनाते हैं। और इसी दिन मुंबई में हमने 62 नंबर का राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया है। और इसी दिन हमने राजेश उन्नी को राष्ट्रीय वरुण पुरस्कार जो है, समुद्री वरुण पुरस्कार, इससे सम्मानित किया है। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये जो सम्मान दिया जाता है, ये भारत के समुद्री क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च व्यक्तिगत पुरस्कार है। यानी समुद्र से रिलेटेड जो भी क्षेत्र है, उसके अंदर जो भी इन्होंने अच्छा काम किया होगा, उस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। आपको बस पुरस्कार का नाम ध्यान रखना है, राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार। किसको दिया गया है? राजेश उन्नी को दिया गया है। सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक हैं और डीजीएस द्वारा दिया गया। ये 4 पॉइंट बस आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो अभी आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो पुलिस पोर्टल है, उस पोर्टल का नाम क्या है? जांच अभियोजन एवं दोष सिद्धि पोर्टल, ये पोर्टल का नाम है। और इसी उत्तर प्रदेश की जो पुलिस पोर्टल है, इसको मिला है स्कॉच पुरस्कार। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा इस क्वेश्चन को। डीआरडीओ ने किस विमान से लंबी दूरी के ग्लाइडेड बम गौरव का सफल परीक्षण किया है? इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला तो ये कि परीक्षण किसने किया है? तो डीआरडीओ ने किया, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। किस विमान से किया है? तो ये जो आप विमान देख रहे हैं, ये क्या है? ये है आपका सुखोई M30KI। आपको ध्यान रखना है ना विमान का नाम। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, सुखोई 30 MKI। सुखोई 30 MKI जो है, ये विमान है। इसी विमान से लंबी दूरी के ग्लाइडेड बम गौरव का सफल परीक्षण किया गया। देखिए, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे मैंने बताए हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को सुनिए। सबसे पहली चीज तो ये जो आपको दिख रहा है ना छोटा सा बम, ये बम क्या है? इसके नीचे यहां पे लगा रहेगा और ये उड़ते हुए, ये सुखोई जो M30KI है, इसने इस जहाज से उड़ते हुए इस ग्लाइडेड बम को क्या किया है? लॉन्च किया। और ये जो है, इसकी रेंज कितनी है? तो आपको ध्यान रखना है, 100 किलोमीटर इसकी रेंज है। क्या है? 100 किलोमीटर तो इसकी रेंज है। अगर मैं रेंज की बात करूं, तो 100 किलोमीटर दूर के टारगेट को इसने सफलतापूर्वक हिट किया है। तो आप कह सकते हैं कि इसकी रेंज कितनी हो गई? 100 किलोमीटर। और ये जो आप बम देख रहे हैं, ये ग्लाइडेड बम, इसका वजन कितना हो गया? तो 1000 किलोग्राम जो है इसका क्या हो जाएगा? वजन है इस बम का, है ना? और परीक्षण किसने किया है? डीआरडीओ ने। और जहाज का नाम जरूर ध्यान रखिएगा कि कौन सी विमान से, तो सुखोई 30 MKI से इसका परीक्षण किया गया। और इस लंबी दूरी ग्लाइडेड बम का नाम क्या है? तो इस बम का नाम है गौरव।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उससे पहले बात करते हैं थोड़ा सा डीआरडीओ के बारे में, क्योंकि ऐसे संस्थानों के क्वेश्चंस बनते रहते हैं एग्जाम में। डीआरडीओ की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इसकी स्थापना 1958 में हुई है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। समीर कामत जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और एक प्रथम अध्यक्ष जरूर ध्यान रखिएगा, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन जाता है कि पहले अध्यक्ष कौन थे, तो दौलत कोठारी का नाम आपको ध्यान रखना है, याद हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, दुनिया के जंगलों का मानचित्रण करने के लिए बायोमास मिशन कौन लॉन्च करेगा। तो अब समझिएगा पहले तो ये बायोमास मिशन क्या है। तो ये बायोमास मिशन जो है आपको ध्यान रखना है, ये वर्ल्ड के जो फॉरेस्ट हैं उनकी मैपिंग करेगा, दुनिया के जंगलों की यानी मैपिंग करेगा, वर्ल्ड के फॉरेस्ट की मैपिंग करेगा। कौन? बायोमास मिशन के तहत ESA, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। ESA की फुल फॉर्म क्या होती है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी, क्या हो जाएगा? यूरोपियन स्पेस एजेंसी, आपको ध्यान रखना ESA, ये जो मिशन लॉन्च करेगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी लॉन्च करेगा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं कि आखिर जरूरत क्या पड़ी इस मिशन की। ये जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, यहाँ पे ग्रीन दिख रहा होगा, यहाँ पे है ना, ये वाला क्षेत्र कुछ ग्रीन दिख रहा होगा, यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है, या ये वाला क्षेत्र हो गया, अपने इंडिया में भी कुछ ग्रीन हो गया यहाँ पे, है ना। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, आप ये समझिए कि बायोमास की निगरानी कर सकते हैं इस मिशन के द्वारा। कार्बन चक्र यानी जो कार्बन साइकिल है उसमें जंगलों की भूमिका क्या है उसके बारे में हम समझ सकते हैं, है ना, और डेटा प्राप्त कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन में उनकी भूमिका को और समझ सकते हैं, है ना, डेटा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये खास करके जो कार्बन साइकिल है इससे रिलेटेड डेटा की, कार्बन साइकिल जो है वो जंगलों की मतलब कैसे भूमिका क्या है उसके अंदर, आप सभी को पता है कार्बन साइकिल जो है उनका संबंध सीधा पेड़ों से होता है ना। तो ये सारी चीजें हम समझ सकते हैं। और आपको ध्यान रखना इस मिशन का नाम क्या है, इस मिशन का नाम है बायोमास मिशन, और ये दुनिया के जंगलों का मानचित्रण करने के लिए लॉन्च किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया है, फ्रेंच गुयाना से, और वेगा सी रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया। आपसे पूछा जाए किस रॉकेट से, तो वेगा सी रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय युवा सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? देखिए अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस की बात नहीं कर रहे हैं हम, सम्मेलन की बात कर रहे हैं। ये एक तरह का सम्मेलन है, समिट है, ठीक है। तो ये जो सम्मेलन आयोजित हुआ है ये सिक्किम में आयोजित हुआ है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। आपको ध्यान रखना है सिक्किम के नामची जिले के यांगांग हेलीपैड पर इसको मतलब इसका आयोजन हुआ है। 12 से 14 अप्रैल तक इसका आयोजन हुआ है, 3 दिवसीय ये सम्मेलन चला है। और पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए इसका उद्देश्य क्या है, तो पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए इस सम्मेलन का आयोजन हुआ है, अंतरराष्ट्रीय युवा सम्मेलन, आपको ध्यान रखना है। ऐसा ही क्वेश्चन आपने पढ़ा था कि 50 रुपए पर पर्सन जो है ना, चार्ज कौन लगाने वाला है पर्यटकों पर, तो सिक्किम लगाने वाला है। याद आया आप लोगों को? अगर 1 महीने से ज्यादा वापस जाते हैं तो फिर आपको 50 रुपया देना पड़ेगा, लेकिन 5 साल से कम के बच्चों को नहीं देना पड़ेगा, और ना ही देना पड़ेगा जो सरकारी कर्मचारी हैं जिनका ट्रांसफर होता रहता है उनको भी नहीं देना है। तो कुल मिला के आप समझ गए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सिक्किम ये सब काम अभी कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025, ध्यान रखिएगा स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 की बात करें अगर हम, तो ये जो अवार्ड सेरेमनी है इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसको मिला, यानी बेस्ट, इसकी बात कर रहे हैं, बेस्ट एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा सिंगापुर का एक हवाई अड्डा है चांगी एयरपोर्ट, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। चांगी एयरपोर्ट को, है ना, इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिला है, यानी बेस्ट एयरपोर्ट कौन बना है, चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर का है। और ये चीज ध्यान रखिएगा ये 13वीं बार बना है बेस्ट एयरपोर्ट, और ये किसके द्वारा रैंकिंग जारी की गई, स्काई ट्रैक्स के द्वारा जारी की गई है। अगर हम बात करें स्काई ट्रैक्स रैंकिंग 2025 की, तो स्काई ट्रैक्स रैंकिंग 2025 की अगर हम बात करें तो इसमें पहले स्थान पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, ये 3 टॉप 3 याद रखिएगा। तो पहले स्थान पे है आपका चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर का, दूसरा हमाद एयरपोर्ट है जो कतर की राजधानी दोहा में स्थित है, और तीसरा टोक्यो एयरपोर्ट है जो जापान में स्थित है। ये 3 आपको ध्यान रखना है। और चौथा इंचियोन एयरपोर्ट जो दक्षिण कोरिया में स्थित है। ये चारों नंबर आपको ध्यान रखना है। तो आप पहले नंबर वाले को ध्यान रखिएगा, दूसरा और तीसरा भी दिमाग में बिठा करके रखिएगा, टॉप 3, ठीक है, याद हो जाएगा।
और एक चीज और इंपॉर्टेंट, ये जो अवार्ड सेरेमनी हुआ है, ये जो अवार्ड जो समारोह हुआ है, ये 9 अप्रैल को कहां पर आयोजित किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है, एक तो कब कि 9 अप्रैल को मैड्रिड में। कहां पर? मैड्रिड में आयोजन हुआ है इसका। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैड्रिड जो है ये किस देश की राजधानी है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से जाकर के बताइए कि मैड्रिड जो है ये किस देश की राजधानी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किस राज्य के खांसी हैंडलूम और रिंडिया सिल्क को जीआई टैग मिला है? तो रिंडिया सिल्क की बात करूं तो एक प्राकृतिक रेशा है, उससे बना एक सॉल है। और खांसी हैंडलूम की बात करूं तो ये भी एक तरह का आपको समझना है कि खांसी समुदाय का एक पारंपरिक वस्त्र है जो बुना जाता है ना। इन दोनों को जीआई टैग दिया गया है। और आपको पता है कि खासी जनजाति कहां निवास करती है? तो आप अच्छे से बता पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो सीधा सा आपको ध्यान रखना, मेघालय, याद है ना। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी मेघालय में है। गारो खासी जयंतिया जो जनजाति है वो भी मेघालय में है। तो आपको सीधा यहां से आप समझ सकते हैं, खासी हैंडलूम और रिंडिया सिल्क जो है इसको जीआई टैग मिला है और वो कहां पर? मेघालय में। मेघालय का मतलब ये जीआई टैग है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो उत्पाद है। अब सुनिए यहां पे एक और चीज, मेघालय में ही क्या मनाया जाता है? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, है ना। और इसी की तर्ज पर लद्दाख में मनाया जा रहा है क्या? खुबानी ब्लॉसम फेस्टिवल। अब सुनिए कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग जो अभी आपने पढ़ रखे हैं। देखिए जीआई टैग अभी मार्च अप्रैल में खूब देखने को मिलेंगे आपको, अप्रैल मई तक, है ना। और फिर ये पूरे साल चलने वाले हैं, पूरे 1 साल तक आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन में आते रहेंगे। 1 साल क्या 2-2 साल तक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जीआई टैग जो है वो 10 सालों के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, बार बार पूछा जाएगा। अब सुनिए, कल मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास के अंदर कि जम्मू कश्मीर के 8 पारंपरिक शिल्पों को जीआई टैग दिया गया। कौन कौन से हैं? नमदा, गब्बा, चैन स्टिच, क्रूवेल वर्क, विलो बैट, सिकारा जो कश्मीर की झीलों में चलने वाली नाव है, कश्मीर ट्विड और वागू, ये तो हो गया कश्मीर के। फिर मैंने आपको पश्चिम बंगाल के पढ़ाए थे। पश्चिम बंगाल के 7 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। नौलेन गुड़ संदेश जो कि एक मिठाई है, बरुई पार अमरूद, छाना बोरा, मोतीचूर लड्डू, है ना। मोतीचूर लड्डू के अलावा सफेद बोंडे, ये भी सब मिठाइयां ही है। फिर राधुनी पागल चावल हो गया, निस्तारी रेशम धागा हो गया, इन सबको जीआई टैग दिया गया। इसके अलावा अभी गुजरात के भी कुछ प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिए गए हैं, है ना। जो आपने पढ़ा होगा सौदागरी, जो ब्लॉक प्रिंट है उसको जीआई टैग मिला अभी हाल ही में। ये सारे जीआई टैग जो आप पढ़ रहे हैं ना, इन सबको आप याद करके रखिएगा, एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। देखिए जीआई टैग से क्या होता है, क्षेत्र की जो सांस्कृतिक पहचान है ना, जिस क्षेत्र से वो जुड़ा हुआ है उसको बढ़ावा मिलता है, उस क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विशु फेस्टिवल कहां मनाया गया है? जब मैंने आपको हिंदू नववर्ष पढ़ाया था 30 तारीख के आसपास, तो उस टाइम पे मैंने आपको बता दिए थे, है ना, कि मलयालम नववर्ष हो गया, चाहे जो आपका हिंदू नववर्ष हो गया, फिर अलग अलग राज्यों में, है ना, जैसे एक आपका महाराष्ट्र के अंदर जो नववर्ष मनाया जाता है, फिर पश्चिम बंगाल का नववर्ष मनाया जाता है, ऐसे बहुत से राज्यों के मैंने बताए थे, वो सब आपको मैंने उस दिन पढ़ाया था। ठीक है, लेकिन फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि अभी जो विशु फेस्टिवल मनाया गया वो कहां पर आपको ध्यान रखना है? केरल के अंदर। ऑप्शन बी जो है आपको बताना है कि बिल्कुल सही आंसर है। अब ये अगर मैं बात करूं यहां पर तो 14 अप्रैल, कब? 14 अप्रैल को विशु फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है। ये मलयालम, इसकी बात कर रहे हैं, मलयालम नववर्ष का प्रतीक है। ठीक है, इस बार 14 अप्रैल को, किस बार? इस बार 14 अप्रैल को ये मनाया जा रहा है, मलयालम नववर्ष है विशु फेस्टिवल, ये केरल में मनाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विशु फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, कम से कम 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, विशु फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है केरल में, और ये मलयालम नववर्ष का प्रतीक है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसका नाम बदल करके रतनपुर किया जाएगा? इंपॉर्टेंट कीजिएगा क्योंकि काफी चर्चा में ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो खुलदाबाद एक जगह है, खुलदाबाद की मैं बात करूं तो यहां पर ये जो आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं औरंगजेब को। किसको देख रहे हैं? औरंगजेब को। औरंगजेब की जो कब्र है, औरंगजेब की जो कब्र है कहां पर? खुलदाबाद में है। और इस खुलदाबाद जगह का ही नाम क्या किया जाएगा? नाम जो है वो चेंज किया जाएगा। इसका? खुलदाबाद जगह का। और इसका नाम बदल करके क्या किया जाएगा? रतनपुर किया जाएगा।
क्यों इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा, काफी चर्चा का विषय है। आप यहाँ पे औरंगजेब को देख रहे हैं, औरंगजेब की कब्र है, ये कहां पर, खुलदाबाद में है, और इसी का नाम बदल करके अब रतनपुर किया जाएगा। खुलदाबाद कहां पर है तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में। ये जो खुलदाबाद जगह है ये कहां पर, तो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, ध्यान रखिएगा। वहीं पे औरंगजेब की कब्र है और उसी जगह का नाम बदल करके रतनपुर किया जाएगा। समझ में आया? आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन देखिए, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। तेलंगाना के वृक्ष पुरुष के नाम से मशहूर पद्मश्री डी रामैया का हाल ही में निधन हुआ है। इन्हें पद्मश्री किस वर्ष दिया गया? तो तेलंगाना के वृक्ष पुरुष के नाम से मशहूर है। अब क्यों वृक्ष पुरुष के नाम से मशहूर है ये तो हम जानेंगे ही। इनका पूरा नाम सुनिए, डी रामैया। डी रामैया का मतलब यह है दारीपल्ली रामैया, ठीक है। इनका भी निधन होता है और इन्हें पद्मश्री किस वर्ष दिया गया है वो पूछा जा रहा है। ये हैं डी रामैया, इनको पद्मश्री दिया गया 2017 में। अब पद्मश्री क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत काम किया है। इनको वन जीवी या चेट्टू रामैया के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। 87 वर्ष की आयु में इनका निधन होता है। कहां पर निधन होता है? तो तेलंगाना के खम्मम जिले में इनका निधन हुआ है। क्यों फेमस है? तो 1 करोड़ से भी अधिक पौधे लगाए हैं इन्होंने। ये गले में ना एक, मतलब आप ये समझिए, लटका करके चला करते थे। इसके ऊपर क्या लिखा रहता था? इसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि आप अधिक से अधिक पेड़ों को लगाइए, आप पेड़ों को बचाएंगे तो पेड़ आपको बचाएंगे। ऐसा ही स्लोगन लेकर के ये चला करते थे और सबको, लोगों को प्रेरित किया करते थे कि आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाइए, ठीक है। ये एक बहुत ही पर्यावरणविद थे बड़े, है ना। और इन्हीं के कारण इनको वनजीवी और चेट्टू रामैया के नाम से भी जाना जाता था। उनकी लोकल भाषा में इसको बोला जाता है चेट्टू रामैया के मतलब भाई वन वृक्ष, क्या बोला जाता है इनको, जैसे होता है ना कि वृक्ष पुरुष हिंदी में बोलते हैं हम, तो वहां की लोकल भाषा आप समझ लीजिए। और इन्होंने 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। इसीलिए इनको तेलंगाना का वृक्ष पुरुष कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने तेलंगाना के अंदर ये कारनामा किया है। और इसी वजह से इनको 2017 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आरबीआई ने रेपो रेट में कितनी कटौती की है, और साथ में यह पूछा था कि वर्तमान में रेपो रेट कितनी है। तो आपको ध्यान रखना है, आरबीआई ने 0.25% की कटौती की है ना। जो 6.25% था, कटौती के बाद वर्तमान में कितना हो गया है? तो 6% रेपो रेट हो गया है। समझ में आया? ये दोनों ही क्वेश्चन मैंने पूछे थे आपसे, इंपॉर्टेंट था। आज आपके लिए एक छोटा सा और क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन पूछे, लगभग सभी बच्चों ने कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर एकदम सही दिए थे, है ना। आज एक छोटा सा और क्वेश्चन है टुडे क्विज के अंदर। आपको ध्यान रखना है कि पंगुनी उथिरियम त्योहार जो है ये कहां मनाया गया अभी हाल ही में। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो जो दिव्य देवता, देवी देवता हैं, उनके विवाह का प्रतीक है ये, है ना। अब आपको बताना है कि ये पंगुनी उथिरियम त्योहार कहां मनाया गया है, क्योंकि ये पहले भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के तौर पर पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। पीडीएफ जो है वो आपको एज इट इज ऐसे ही फुल डायग्राम के साथ आपको मिल जाएगा। सेम यही पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना, पीडीएफ को। और एक और चीज, वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। आपके लाइक्स जो है वो मुझे मोटिवेट करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के नेक्स्ट लेक्चर में।